आज हम चंद्रमा के भविष्य पर बात कर रहे हैं, पर ये झंडे गाड़ने या पत्थर लाने से कहीं कहीं आगे की बात है। हाँ बिल्कुल। अब असल ध्यान है चंद्रमा पर लंबे समय तक टिकने वाले ठिकाने बनाने पर और उन्हें चलाने के लिए लगातार ऊर्जा। सही। और इस सारी क्या कहते हैं गहमागहमी के केंद्र में है परमाणु ऊर्जा। हमारे पास चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा नई अंतरिक्ष होड़ शीर्षक वाले लेख से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं और आज हम इसी विषय की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। ये समझने के लिए कि ये नई होड़ असल में है क्या और इसके मायने क्या हो सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक तकनीकी रेस नहीं है। अच्छा। ये असल में रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की होड़ है। देखिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, अप्रैल 2025 में चीन ने घोषणा की कि वो 2035 तक चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाएंगे, अपने प्रस्तावित इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS को पावर देने के लिए। बाप रे, 2035 तक? हाँ, और फिर कुछ ही महीने बाद अगस्त में अमेरिका ने भी अपना लक्ष्य सामने रख दिया, 2030 तक। 2030 यानी चीन से भी पहले? बिल्कुल, अपना परमाणु रिएक्टर चंद्रमा की सतह पर स्थापित करने का लक्ष्य। ये तो वाकई बहुत तेज घटनाक्रम लग रहा है। मतलब चीन और अमेरिका दोनों ही इतनी जल्दी में क्यों हैं? क्या चंद्रमा पर ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा जैसा विकल्प काफी नहीं है? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है। सौर ऊर्जा एक विकल्प जरूर है, लेकिन चंद्रमा की अपनी चुनौतियां हैं। वहां करीब 14 पृथ्वी दिनों तक लंबी रातें होती हैं। उस दौरान तो सोलर पैनल काम नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, ये तो है। और फिर धूल की भी समस्या है। तो अगर स्थायी बेस बनाने हैं या मान लीजिए खनन कार्य करना है या वैज्ञानिक लैब चलानी है, तो लगातार बिजली चाहिए होगी। बिल्कुल, लगातार भरोसेमंद और घनी ऊर्जा, जो शायद अकेले सौर ऊर्जा से पूरी न हो पाए। अच्छा। यहीं पर परमाणु ऊर्जा, खासकर ये जो छोटे मॉड्यूलर फिजन रिएक्टर हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिशन रिएक्टर्स। हाँ, और जहां तक तेजी की बात है, तो ये उतना अचानक भी नहीं है जैसा लगता है। नासा और अमेरिकी ऊर्जा विभाग वो काफी समय से फिशन सरफेस पावर जैसी प्रणालियों पर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये पहले से चल रहा है? हाँ, ये कॉम्पैक्ट रिएक्टर्स भविष्य के चंद्र अभियानों की एक तरह से रीढ़ बन सकते हैं। अच्छा, तो ये जो नई फिशन प्रणालियां हैं, ये भविष्य के स्थायी ठिकानों के लिए जरूरी हैं। लेकिन जहां तक मुझे याद है, अंतरिक्ष अभियानों में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल तो पहले भी हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। ये जानना भी जरूरी है कि परमाणु ऊर्जा का अंतरिक्ष में उपयोग कोई नई बात नहीं है, दशकों पुराना है। दशकों पुराना? हाँ, हमारे स्रोत भी यही बताते हैं। 1960s के दशक से ही अमेरिका और जो तब सोवियत संघ था, उन्होंने RTGs का इस्तेमाल किया है। RTGs? ये क्या है? रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जेनरेटर। ये उपकरण परमाणु रिएक्टरों से अलग होते हैं। अच्छा। ये परमाणु विखंडन यानी फिशन के बजाय जो रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, उसके प्राकृतिक क्षय मतलब डिके से जो गर्मी निकलती है, उसे बिजली में बदलते हैं। ओके, तो ये रिएक्टर्स नहीं हैं? नहीं, इनसे कई महत्वपूर्ण मिशनों को ऊर्जा मिली है। जैसे वो गहरे अंतरिक्ष में भेजे गए वॉयेजर यान हैं। हाँ, वो जो 1 और 2। बिल्कुल, उनको, मंगल पर उतरे रोवर्स को, कई सैटेलाइट्स को। ये उन मिशनों के लिए बहुत कारगर थे जहां सूरज की रोशनी बहुत कम थी या भरोसेमंद नहीं थी। तो मतलब तकनीक तो है और अनुभव भी है एक तरह का, लेकिन चंद्रमा पर बाकायदा एक परमाणु रिएक्टर लगाना, वो कानूनी तौर पे कितना सही है? क्या अंतर्राष्ट्रीय संधियां इसकी इजाजत देती हैं? देखिए, कानूनी पहलू इसका वाकई थोड़ा पेचीदा है। मुख्य रूप से 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि, जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी कहते हैं, वो लागू होती है। हाँ, वो तो सुनिए। इस पर अमेरिका, चीन, रूस समेत अंतरिक्ष में सक्रिय लगभग सभी बड़े देशों ने दस्तखत किए हैं। ये संधि चंद्रमा और बाकी खगोलीय पिंडों पर परमाणु हथियार ले जाने पर तो रोक लगाती है, लेकिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग को मना नहीं करती। अच्छा, तो शांतिपूर्ण इस्तेमाल ठीक है। हाँ, संधि ये भी कहती है कि सभी देशों को एक दूसरे के हितों का उचित ध्यान यानी ड्यू रिगार्ड रखना होगा। ठीक है। और कोई भी देश चंद्रमा पर संप्रभुता का दावा नहीं कर सकता, वो सबका है। ठीक है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के 1992 के कुछ सिद्धांत भी हैं परमाणु ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर। वो सुरक्षा, पारदर्शिता और जानकारी साझा करने पर जोर देते हैं, खासकर उन स्थितियों में जहां सौर ऊर्जा प्रैक्टिकल ना हो।
उचित ध्यान रखना होगा, ये सुनने में तो सही लगता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या होगा जब कोई देश मान लीजिए चंद्रमा पर एक परमाणु रिएक्टर लगा देता है? हाँ, क्या इसका मतलब ये होगा कि दूसरे देशों को उस रिएक्टर के आसपास एक निश्चित दूरी बनाए रखनी होगी? क्या इससे उस इलाके तक उनकी पहुंच सीमित हो सकती है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर भविष्य की जटिलताएं छिपी हैं। संधि तो सहयोग और स्वतंत्रता की बात करती है कि सभी देशों को चंद्रमा पर कहीं भी आने जाने का अधिकार है, लेकिन एक परमाणु रिएक्टर जैसी संवेदनशील चीज के आसपास उचित ध्यान का व्यावहारिक मतलब क्या होगा? हाँ, ये सवाल है। क्या ये एक तरह का अनौपचारिक सुरक्षा क्षेत्र या बहिष्करण क्षेत्र यानी एक्सक्लूजन जोन बना देगा? जो देश पहले रिएक्टर लगाएगा वो जाहिर है व्यवहार में इसके इस्तेमाल और सुरक्षा के मानक तय करने में ज्यादा प्रभावशाली स्थिति में होगा। हाँ, ये तो है। तो ये भविष्य के नियमों और पहुंच को प्रभावित कर सकता है, भले ही संधि किसी को मालिकाना हक न देती हो। तो संक्षेप में कहें तो चंद्रमा पर ऊर्जा के लिए एक नई ऊंचे दांव वाली दौड़ शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। जिसमें परमाणु ऊर्जा मुख्य खिलाड़ी बनकर उभर रही है। कानूनी तौर पर रास्ता साफ लगता है, पर व्यवहार में ये कई गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर ये उचित ध्यान और पहुंच के अधिकार को लेकर। एकदम सही। और इसमें तकनीकी चुनौतियां भी कम नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा। अच्छा, वो क्या है? ऐसे रिएक्टर बनाने होंगे जो बहुत हल्के हों, बेहद भरोसेमंद हो, सुरक्षित हो और चंद्रमा के उस कठोर वातावरण में काम कर सकें। मतलब वैक्यूम, धूल, तापमान में इतना भारी उतार चढ़ाव। हाँ, वो तो है ही। इन सब में काम करने लायक रिएक्टर बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। ये सब सुनने के बाद एक बड़ा सवाल मेरे मन में आ रहा है। जब बाह्य अंतरिक्ष संधि ये कहती है कि चंद्रमा किसी एक देश का नहीं बल्कि हम सबका है, पूरी मानवता का है, तो फिर वहां परमाणु रिएक्टर जैसे जो संभावित रूप से खतरनाक भी हो सकते हैं और रणनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण हैं, ऐसे बुनियादी ढांचे का प्रबंधन और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या अलग अलग देश इस पर मिलकर काम करने का कोई तरीका खोज पाएंगे, या फिर ये अंतरिक्ष में एक नए तरह के तनाव और शायद प्रतिस्पर्धा को जन्म देगा? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हमें भविष्य